हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर प्रोसेस, यानी कि अगर आप केवीएस में एज एन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर काम करना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज्वाइनिंग से पहले जो है वो पता होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या रहती है। केवीएस में अगर आप एज एन पीआरटी टीजीटी या फिर पीजीटी बनते हैं तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सैलरी आपको किस बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, आपको एज एन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर क्या क्या काम प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी क्या क्या काम आपको दिया जा सकता है, क्या काम आपको वहाँ पर बेसिकली करना पड़ेगा। तो वो तमाम क्वेरीज, वो तमाम क्वेश्चन जो अभी तक आपके दिमाग में चल रहे थे, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे आपके केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू से रिलेटेड। पहला, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस या फिर डीएनएस अलाउंसेस मिलेगा। इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए साथ साथ अगर आप एज एन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर ज्वाइन करते हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार का टीए या डीए अमाउंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट चीज़, केवीएस में एज एन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपका जो रेम्यूनरेशन होता है, जो सैलरी होती है, वो केवीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनती है। यानी आपका जो वर्किंग आवर रहता है, जैसे एक दिन में आपको 6 घंटे 10 मिनट काम करना पड़ता है, तो आपके वर्किंग आवर्स के हिसाब से आपने कितनी छुट्टियां लिए हैं, उस बेसिस पे पर डे के बेसिस पे आपकी सैलरी बनती है। यानी प्रॉपर केवीएस नॉर्म फॉलो करके आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। थर्ड, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने बीएड किया हुआ है और उसकी क्वालिफिकेशन बनती है, वो पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी या फिर पीजीटी के लिए हो सकता है कि कोई पर्सन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है और वो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक ही फॉर्म फिल किया और वहाँ पे पीआरटी टीजीटी पीजीटी लिख दिया, नहीं। आप जिस भी अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक सेपरेट हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम आपको सेपरेटली जो है वो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है जब एज एन टीचर पढ़ाएंगे तो क्योंकि बच्चे बाइलिंगुअल मोड में रहते हैं तो आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे। यानी आप नॉर्मली हिंदी बोलकर आप हिंदी में बताइए, और लेकिन उसमें टर्म्स जो है वो इंग्लिश की यूज़ कर सकते, एक इस तरीके से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज है वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए दिया जा सकता है। तमाम बहुत सारे काम ऐसे होता है, आपको रिजल्ट बनाना या फिर आपको मार्क लिस्ट बनाते हो, वो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती है, या फिर आप जानते हैं कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन का दौर चल रहा है, तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब एक तरीके से जो अभी केवीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, इस इंटरव्यू से क्या होता है, ये प्रॉपर एक पैनल बना देते हैं कि पीआरटी में इन्होंने इस पोस्ट के लिए ये कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, टीजीटी के लिए ये, पीआरटी के लिए जो भी डिफरेंट पोस्ट है उसके लिए पूरा पैनल तैयार करते हैं। और पैनल में जो नंबर 1 होता है, अगर मान लीजिए वैकेंसी खाली है, जब तक सीट वैकेंट है, कोई रेगुलर टीचर वहाँ पे नहीं है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो फर्स्ट नंबर के कैंडिडेट को फ़ोन करेंगे, ठीक है। अगर उनसे बातचीत हो जाती है और वो रेडी हो जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करके वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो फिर जब तक कोई रेगुलर टीचर नहीं आता या फिर कॉन्ट्रैक्ट उस साल का ख़त्म नहीं होता तब तक वो काम करेंगे। बट इन केस मान लीजिए उन्होंने पहले कैंडिडेट को फ़ोन किया, अगर वो नहीं पिकअप कर पाते या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर वो नेक्स्ट कैंडिडेट को करते हैं। यानी ऑर्डर वाइज जो है वो ये प्रोसीजर पूरा चलता है। तो ध्यान रखना है, ये इंटरव्यू जो है वो सिर्फ एक पैनल बनाने के लिए किया जा रहा है डिफरेंट पोस्ट के लिए। अभी मान लीजिए किसी स्कूल में सीट वैकेंट है, बट थोड़ा टाइम बाद मान लो सीट वहाँ पे फिल हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, क्योंकि रेगुलर टीचर आ जाएगा तो आपको फिर उस पोस्ट से हटना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको बताया कि आपने हर पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप सेपरेट एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे।
आप उसके साथ जो भी, यानी आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बनती है उसके साथ जो भी आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनकी फोटो स्टेट आपने सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ पे सबमिट करनी है। एंड अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही पहले वेरीफाई करते हैं। आपके इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपके फ़ोटो कॉपी के जो आपने दे रखी है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ जो दे रखी है उसको वो वेरीफाई करते हैं, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तब फिर वो आगे आपको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। पहले टर्म्स एंड कंडीशन वही है आपकी कि जो भी आप अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर आपने अगर कहीं पढ़ाया हुआ चाहे प्राइवेट स्कूल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप मेंशन करिए एप्लीकेशन फॉर्म में। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि हमने इतने साल पढ़ाया बट हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो काउंट नहीं होता। अगर आपने पढ़ाया है एंड इफ़ यू हैव योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिखिए और साथ में उसका एक सर्टिफिकेट फोटो कॉपी भी अटैच करिए। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपने अपने जितने भी फ़ोटो कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ है वो आपने वेरिफिकेशन कराने के बाद उस पर्टिकुलर स्कूल में सबमिट करने हैं विद योर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर लेकर जाएं इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि उसके बिना जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा वो आपका इंटरव्यू शुरू नहीं करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या फिर हमें हटना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि इनमें से जो चीज़ पहले हो जाए वो, मान लीजिए आप अभी जैसे इंटरव्यू चल रहे हैं तो वो सेशन 2022-23 के लिए चल रहे हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए सीट वैकेंट है और आपका नंबर भी आ जाता है, आपको कॉल आ जाती है, तो आप जो है जब तक कोई रेगुलर टीचर नहीं आता है, मैंने आपको क्या बोला, अगर सीट वैकेंट है और आपको कॉल आ गया है, आपको उन्होंने हायर कर लिया, अपॉइंट कर लिया है, तो जब तक आपकी सीट पर कोई रेगुलर टीचर नहीं आता या फिर जो आपका एक पूरे 2022-23 का कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक आप काम कर सकते हो। यानी इनमें से दोनों में से कोई कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कोई रेगुलर टीचर आया ही नहीं तो आपका पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा, लेकिन आप उस पूरे एक सेशन में काम करेंगे, एकेडमिक सेशन में, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर अपेयर होना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वो फिर आपको बुला सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ज़रा, या तो आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा, आप उस पूरा एकेडमिक सेशन में आपका कंप्लीट हो रहा हो, या फिर कोई रेगुलर टीचर आया हो, उस केस में जो है वो आपको क्या करना, ये चीज़ होती है। हाँ, और एक चीज़ और है जो लोगों के डाउट होते हैं, अगर आप एज एन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर लग गए हैं बट अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, आप पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि आप मेन प्रायोरिटी है आप बच्चे को अच्छा पढ़ाएं, आप रिजल्ट दे पाएँ, तो अगर आप बच्चे आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो आपको हटा सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, और उसकी जगह आपकी जगह नेक्स्ट कैंडिडेट को वो बुला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि जब से कोविड आया है ऑनलाइन मोड ही में ही बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ऑनलाइन मोड में ही क्लासेस चल रही है, जहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सुटेबल कैंडिडेट वो उस कैंडिडेट को बुलाएं जिसको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, यानी एटलीस्ट वो हाइब्रिड मोड में क्लास ले सके। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इट मीन्स कि स्कूल जो है वो बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर सकता है, एक तरीके से पेरेंट की कंसेंट लेके बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। तो कुछ बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे नहीं आते हैं। उस केस में जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू कोविड या फिर जो भी इनके रीजंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जो बच्चे सामने है क्लासरूम और उस टाइम पर आपको कंप्यूटर से पढ़ाना, प्रोजेक्टर का यूज़ करके पढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे घर में बैठे हैं वो भी पढ़ सके और जो क्लासरूम में आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। तो आपको इतना टेक सेवी होना है कि आप हाइब्रिड मोड में क्लास ले सके, आपको गूगल क्लासरूम की, गूगल मीट की, इन सब की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और अगर इन केस नहीं भी है, नॉट एट ऑल इशू, आप इंटरव्यू के लिए जाइए, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, मेन चीज़ क्या है, आप अपने आप को जो आप समझाना चाहते हैं वो आप समझा पा रहे हैं और आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट है, तो एक टाइम के लिए छोटी सी चीज़ होती है जो सामने वाला इंटरव्यूअर नेग्लेक्ट कर देता है। और आप जब स्कूल जाएंगे, आप ज्वाइन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टीचर्स आपको सिखा देते हैं, बहुत बेसिक फंक्शंस होते हैं जो आप बाद में सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ज़रा।
बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप एज एन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पढ़ाएंगे, तो ड्रेस कोड का याद रखिए। अगर मेल है तो प्रॉपर आपने क्लीन शेव होके रहना है, यानी ट्रिम करके रखना है आपको। कोई कैजुअल, आपने इनफॉर्मल ड्रेस नहीं पहननी जब आप ऑन ड्यूटी रहेंगे। ड्रेस जो है वो आपकी नीट एंड क्लीन डिग्निफाइड होनी चाहिए। आप जानते हैं बेसिक, ये कई बेसिक एटिकेट्स है जो हम फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, यानी आपको सैलरीज किस बेसिस पे दी जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एज एन पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की। तो सबसे पहले अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेशन कौन सा है। एक होता है नॉर्मल स्टेशन। नॉर्मल स्टेशन मतलब जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जो आपके नॉर्थ साइड के स्टेशन हो गए, साउथ के हो गए, सेंट्रल जोन हो गए, यहाँ पे आपके वेस्ट साइड के जो स्टेशन है वो नॉर्मल स्टेशन में आते हैं। एक होता है आपका हार्ड स्टेशन। हार्ड स्टेशन मतलब जहाँ पे सुविधाएं थोड़ी कम होती है। एक होता है वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के कई सारे यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है, खाने पीने की भी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में और किस स्टेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका सैलरी स्ट्रक्चर उस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ एज एन पीजीटी, तो अगर आप एज एन पीजीटी नॉर्मल स्टेशन ज्वाइन करेंगे तो आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 27,500, यानी आपको पर मंथ 27,500 मिलेगी। बट डिपेंड, मैंने आपको क्या बोला, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने वर्किंग आवर्स यानी कितने दिन काम किया। अगर आप मान लो जितने भी वर्किंग आवर्स बनते हैं या जितने वर्किंग डेज बनते हैं आपने उतने टाइम काम नहीं किया, तो फिर आपकी सैलरी जो है जितने आप दिन आपने काम किया उसके बेसिस पे कैलकुलेट होती है। तो एज एन पीजीटी अगर आप नॉर्मल स्टेशन ज्वाइन करते तो आपकी सैलरी रहेगी 27,500, ठीक है। एंड अगर आप हार्ड स्टेशन ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी रहेगी 32,500, और अगर बहुत हार्ड स्टेशन है तो 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। बात करते हैं टीजीटी की। तो देखो टीजीटी में सारी पोस्ट, असिस्ट आपका सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, संस्कृत, ये सब चीज़ें, ये तो नॉर्मल जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। बट इसके अलावा अगर मान लो कोई टीजीटी एज इन, देखो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टीजीटी पोस्ट पे भी होता है, जो कहीं ना कहीं 6 to 10th ले रहा है, और पीआरटी पोस्ट पर भी होता है जो 3rd से लेके 5th तक ले रहा है। तो अगर आप टीजीटी एज एन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स कोच की तरह जो टीजीटी पोस्ट पर ही स्पोर्ट्स कोच ज्वाइन करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट काउंसलर, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस इन योगा, यानी इन सभी पोस्ट पर अगर आप एज एन टीजीटी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपका सैलरी जो है वो एक टीजीटी टीचर के बराबर रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ एज एन टीजीटी नॉर्मल स्टेशन पे, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 26,250। हार्ड स्टेशन पे रहती है ये 31,250, और वेरी हार्ड स्टेशन है तो ये रहेगी 33,750, ठीक है। और अब बात करते हैं पीआरटी की। तो प्राइमरी टीचर, इसके अलावा कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं, मान लो अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एज एन पीआरटी पोस्ट पे कर रहे हैं, यानी 3rd से 5th के बच्चों के लिए आप कंप्यूटर सिखाते हैं तो उसके लिए, या फिर स्पोर्ट्स कोच प्राइमरी के लिए हो गया, आर्ट एंड एजुकेशन प्राइमरी के लिए, स्पेशल एजुकेटर, म्यूज़िक हो गया, डॉक्टर है, तो उनको तो पर, जो भी उनका पर डे के हिसाब से, जो भी जितने दिन वो काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पर डे के हिसाब से 1,000 रुपीज़ मिलते हैं। नर्स है तो उनको पर डे के हिसाब से 750 रुपीज़ मिलते हैं। तो यानी अगर आप पीआरटी और पीआरटी में से इन सभी पोस्ट पे पीआरटी लेवल पे ज्वाइन करते हैं, और अगर आपका नॉर्मल स्टेशन है, तो आपका पर मंथ जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,250। हार्ड स्टेशन है तो रहेगी 26,250, और अगर आप वेरी हार्ड स्टेशन ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 28,750। यानी ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेशन कौन सा है, नॉर्मल है, हार्ड है, या फिर वेरी हार्ड है, उस हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीचर्स को, मतलब मान लो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो आपने बात करी कि पर मंथ आपको इतनी मिलेगी, बट अगर आप, यानी जिस टाइम पर, जिस भी वर्किंग डेज में अगर आप एब्सेंट होते हैं ना, तो उसके लिए आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी जो है जितने वर्किंग डेज आपने काम किया उसके बेसिस पे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि अगर मान लीजिए जब अपनी ड्यूटी पे नहीं रहते, आप एब्सेंट होते हैं, तो पेमेंट जो है वो केवीएस नॉर्म्स, यानी जो भी आपकी पर डे के बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेट होगी। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या काम आपको करना है।
तो केवीएस के हिसाब से और सीबीएसई के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज मैं एज एन पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ, तो मुझे 11th 12th की इकोनॉमिक्स और साथ में लोअर क्लासेस में 6 to 10th में एक एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। तो जो भी केवीएस और सीबीएसई स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। आपको टाइमली क्लासेस लेनी है, टाइमली करेक्शन वर्क करना है, जो भी बच्चों को असाइनमेंट्स देना, टेस्ट पेपर हो गया, प्रोजेक्ट वर्क्स हो गया, इसके अलावा जो भी काम उससे रिलेटेड आता है वो आपको करना पड़ेगा। साथ साथ क्वेश्चन पेपर आपको सेट करने के लिए आता है, जो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, आपका पीरियोडिक 1 हो गया, पीरियोडिक 2 हो गया, इस टाइप से, या फिर आपके जो अलग अलग छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो जो भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपको सजेस्ट करता है या फिर ऑर्डर निकलता है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने को भी दिया जाता है। आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है, यानी प्रॉपर आपको एक टीचर डायरी मिलती है स्कूल से, वो बनानी पड़ती है। वो टीचर डायरी आपको फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन या 14 दिन के बेसिस पे आपको रेडी करनी पड़ती है। उसमें लिखना पड़ता है कि इस पूरे 15 दिन में आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट में आप क्या अचीव करेंगे, बच्चों को कैसे क्वेश्चन कराएंगे, और ये कितने दिन में आप ख़त्म कर देंगे, कितना एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में कब ख़त्म हो, वो सारी चीज़ें लेसन प्लान में आ जाती है आपके टीचर्स डायरी में। साथ साथ जितने भी आपने टेस्ट लिए, जो भी आपके मार्क्स है, वो सब चीज़ों का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना पड़ेगा। क्लास टीचरशिप भी आपको दे दी जाती है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे रेगुलर टीचर है या नहीं है। कई बार रेगुलर टीचर सारे होते हैं तो नहीं दी जाती, बट अगर रेगुलर टीचर्स की कमी है, जैसे हार्ड सेशन बहुत सी जगह पे होते हैं जहाँ पे रेगुलर टीचर्स की कमी होती है, तो वहाँ पे आपको क्लास टीचरशिप दे दी जाती है। इसके अलावा आपको बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रेडी करना है, जो भी हाउस एक्टिविटीज़ होती है, यानी सीसीए कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटर हाउस, उसके लिए तैयार करना, या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम्स है जो डिपेंड करता है, उसके लिए भी आपको बच्चों को रेडी करना पड़ता है। एंड एज वेल एज इनके अलावा कोई और काम जो है वो विद्यालय अगर आपको प्रोवाइड करता है तो आपको करना पड़ता है। तो ये जॉब प्रोफाइल आपको एज एन टीचर वहाँ पर करना पड़ेगा। तो आई होप आपकी जो बेसिक जनरल क्वेरीज थी रिगार्डिंग द केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर पोस्ट, तो वो शायद मैंने आपकी क्लियर कर दी होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव a nice day.